आ जाओ भी बच्चों, फिजिक्स की क्लास में स्वागत है आपका। जो भी नीट और जेईई मेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के रिलेटेड होंगी। तो बहुत पेशेंस के साथ आपको इस वीडियो को देखना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फोर्सेस के साथ। तो सबसे पहली बात, क्या आपको पता है कि हमारे नेचर में कितने तरीके की फोर्सेस प्रेजेंट है? हमारे नेचर में 4 तरीके की फोर्सेस प्रेजेंट है। पहली फोर्स जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी है वीक न्यूक्लियर फोर्स, चौथी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन्हीं चारों को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। तो जो फोर्सेस हैं 4, वो यही हैं जो मैंने आपको बताई। इनको फंडामेंटल फोर्सेस भी बोला जाता है, जो नेचर में प्रेजेंट है। अरे जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है, इनको फंडामेंटल फोर्सेस भी बोला जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। मैं थोड़ा सा आपको यही बता देता हूँ कि ये फोर्सेस कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इनके नाम से पता चल रहा होगा, ये फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। कहाँ होती हैं? न्यूक्लियस के अंदर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्सेस चार्जेस के बीच में होती हैं। अरे चार्जेस तो समझते होगे ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। 2 ही तरीके के चार्ज हम जानते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 2 चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। इतनी बात समझ गए। ग्रेविटेशनल फोर्स हर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। तो समझ गए। तो अब इसको पहले थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ध्यान से आपको बात को समझना है, ठीक है। ध्यान से देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज किसी दूसरी बॉडी को, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या किसी दूसरी चीज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में हर एक बॉडी, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक चीज दूसरी बॉडी, दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरी चीज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है। तो सर अट्रैक्ट करता है तो चिपक क्यों नहीं जाते? हर 2 ऑब्जेक्ट में इस यूनिवर्स में क्या चल रहा है? अट्रैक्शन चल रहा है। यही ग्रेविटेशनल फोर्स है। 2 ऑब्जेक्ट में लगने वाली फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। अट्रैक्शन है, चिपकेंगे नहीं, ये गारंटी नहीं है कि चिपक जाएंगे। अट्रैक्शन है, हर 2 ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन है। बिल्कुल सही सोच रहे हो। आप में और चांद में भी अट्रैक्शन है। वो अलग बात है कि ना चांद आप तक आ पाता है, ना आप चांद तक पहुंच पाते हो, लेकिन अट्रैक्शन है। बात समझ में आ रही है? अभी समझेंगे किस वैल्यू के साथ अट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से समझना है, किस वैल्यू के साथ अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम इसको फोर्स बोल रहे हैं, अगर इस अट्रैक्शन को मैं फोर्स बोल रहा हूं, तो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे? अरे कम ऑन, ये 2 चीजें हैं, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगी, तो कितनी फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट करेंगे? उसका कुछ नंबर होगा ना, कितनी फोर्स लग रही होगी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कि वो अट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से समझना, फॉर्मूला गिवन है हमारे पास, ध्यान से समझो। 2 बॉडीज हैं, मैंने बोला एक M1 बॉडी है और एक M2 बॉडी है। ये बात आप सब समझते हो। एक M1 बॉडी है और एक M2 बॉडी है। ये दोनों बॉडी अट्रैक्ट करेंगी। सिर्फ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। 2 बॉडी आपस में अट्रैक्ट करेंगी। अरे कितनी वैल्यू से अट्रैक्ट करेंगी, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला तैयार है। F = G M1 M2 by R²। M1 और M2 क्या है? इन 2 बॉडीज के मासेस है। अरे M1 इस गोले का मास है, M2 इस गोले का मास है। R क्या है? अरे इनके बीच की दूरी है। R क्या है? इनके बीच का क्या है? डिस्टेंस है। R क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस है। ये G क्या है? यही G तो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है ये? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। पूरे यूनिवर्स पे इसकी वैल्यू सेम रहती है। पूरे यूनिवर्स पे, चांद पे जाओ चाहे अर्थ पे रहो, इस G की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। अभी आपको बात क्लियर समझ में आ जाएगी। इस G की वैल्यू क्या होती है? G की वैल्यू से आपको एकदम बात समझ में आ जानी चाहिए कि चिपकता क्यों नहीं है। मैंने क्यों वर्ड यूज किया? अट्रैक्शन। मैंने क्यों वर्ड यूज किया? अट्रैक्शन। जैसे ही मैं G की वैल्यू लिखूंगा, आपको बात समझ में आनी चाहिए। ना आए तो मैं समझाऊंगा। ध्यान से देखो, G की वैल्यू क्या होती है? G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू में 10 की पावर -11। G की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू में 10 की पावर -11। -11 का मतलब समझते हो? 10 की पावर -11, 10 की पावर -11 को मैं नीचे लेके आऊंगा तो 10 की पावर +11 हो जाएगा, जो कि बहुत छोटी वैल्यू निकल के आएगी, जो कि एक छोटे ऑब्जेक्ट के लिए बहुत छोटी वैल्यू निकल के आएगी।
बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के लिए बहुत छोटी वैल्यू निकल के आएगी, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, अट्रैक्शन तो है, वो फील इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू निकल के आएगी जब इसको आप सॉल्व करोगे आगे। ये फॉर्मूला बड़ी बॉडीज के लिए आपको ग्रेविटेशनल फोर्स देगा। जैसे आप अर्थ पे हो, कितनी बड़ी बॉडी है, कुछ आइडिया है आपको? 10 की पावर 24। मून का मास क्या है? 10 की पावर 22। तो अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं 1 के आगे 0 0 0 0 0 0, इतना बड़ा मास है अर्थ का, इतना बड़ा मास है अर्थ का। यही तो रीजन है कि अर्थ ने आपको पकड़ के रखा हुआ है। अरे बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? जब तुम जंप करते हो तो वापस अर्थ पे क्यों गिरते हो? बात समझ में आ रही है? अब आप सोच रहे होगे सर इस तरीके से तो फिर मून को भी हमें खींच लेना चाहिए। भाई मून भी बहुत बड़ी बॉडी है, मून भी बहुत बड़ी बॉडी है, लेकिन मून और आप में डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया ना, डिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया ना, ये बहुत बड़ा होगा तो ये बहुत कम होगा। तो इस वजह से मून हमें नहीं खींच सकता, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बहुत बड़ी बॉडी के क्या है, कांटेक्ट में है। ये बात समझनी होगी आपको। तो कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन ये है कि इस दुनिया में हर दो बॉडी आपस में क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। उनकी वैल्यू उनके मास के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बहुत बड़ा मास है तो डेफिनेटली बहुत बड़ी फोर्स लगेगी, बहुत बड़ी फोर्स लगेगी। लेकिन अगर बॉडी का मास बहुत थोड़ा है तो बहुत नेग्लिजिबल फोर्स लगेगी, बहुत छोटी फोर्स लगेगी जो आपको फील भी ना होगी। एक कमरे में 10 लोग हैं, आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगती है लेकिन फील किसी को नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि 10 के 10 जो लोग हैं उनके मास बहुत कम है, बहुत कम है। ये देखो 10 की पावर -11 है, ये 10 की पावर -11। तो ये बात समझनी होगी। इसलिए इसकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वीक फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? वीकेस्ट फोर्स। जो मैंने अभी 4 फोर्सेस बताई आपको, उसमें से बच्चों वीकेस्ट है कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी रेंज कहां तक है? इसकी रेंज जहां तक आप देख सकते हो दैट इज इनफाइनाइट, दैट इज इन्फिनिटी। इसकी रेंज है इन्फिनिटी तक। ये बात समझनी होगी आपको। इसकी रेंज कहां तक है? इन्फिनिटी तक है। ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। आप दो बॉडीज को बर्फ में रख दो, पानी में रख दो, अंधेरे में रख दो, लाइट में रख दो, एक को चांद पे रख दो और एक को अर्थ पे रख दो, मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं होगी। कहानी समझ में आ रही है? कहानी चल रही है दो बॉडीज की। दो बॉडीज के बीच में क्या होगा? हमेशा अट्रैक्शन होगा, हमेशा अट्रैक्शन होगा। उन दो बॉडीज के बीच का अट्रैक्शन किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है। अरे दो चार्ज को आप अगर मीडियम चेंज कर दोगे, दो चार्ज के बीच का अगर मीडियम चेंज कर दोगे तो फोर्स बदल जाएगी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ रही है? एक पॉइंट और समझो, एक पॉइंट और समझो। दो बॉडीज के बीच में लगने वाली फोर्स को क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स। दो बॉडीज के बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर दो बॉडी में से एक बॉडी अर्थ है, अरे एक बॉडी अगर अर्थ है और दूसरी बॉडी कोई भी है, अगर एक बॉडी अर्थ है दूसरी बॉडी कोई भी है, तो उसमें लगने वाली फोर्स को बोलते हैं हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है। तो अर्थ पे जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं या हम हैं, हमारे और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगती है उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। है तो वो यही ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन जब अर्थ एक ऑब्जेक्ट डिफाइन हो जाता है तो उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अदरवाइज अगर दो ऑब्जेक्ट है तो उसको हम उनके बीच में लगने वाली फोर्स को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से नेचर की है? अरे इसका नेचर क्या है? इसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होगा। ये कैसा नेचर है इसका? अट्रैक्टिव नेचर है। ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर क्या है? अट्रैक्टिव है। तो इसको कंक्लूड कर देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बोले तो हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। उसका नंबर कैसे डिफाइन करोगे? कितनी फोर्स लग रही है वो इस फॉर्मूले से डिफाइन करते हो, G m1 m2 by r²। m1 एंड m2 क्या है? अरे m1 और m2 मासेस हैं दो ऑब्जेक्ट के, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंपॉर्टेंट फोर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में लगती है? ध्यान से देखना है आपको। दो चार्जेस के बीच में लगती है। किसके बीच में लगती है? टू चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, ये चार्ज कहां पाए जाते हैं?
भाई चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है, ठीक है, इतनी तो बात आप समझते हो। लेकिन ये चार्ज कहाँ पाए जाते हैं? 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा। चार्जेस कहाँ पाए जाते हैं? चार्जेस पाए जाते हैं एक एटम के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं? चार्जेस एटम के अंदर। ये एटम कहाँ पाए जाते हैं? एटम पाए जाते हैं मैटर के अंदर। किसके अंदर? मैटर के अंदर क्या पाए जाते हैं? एटम्स पाए जाते हैं। हर मैटर के अंदर क्या है? एटम्स है, एटम्स। धरती पे जितनी भी चीजें हैं, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। आपकी बॉडी, मेरी बॉडी भी किससे मिलके बनी है? एटम से मिलके बनी है। ये बात आप समझते होंगे। तो एटम में क्या है? चार्जेस हैं। एटम के अंदर क्या है? चार्जेस हैं। कौन कौन से चार्जेस हैं? अरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेंटर पे, और बाहर क्या? इलेक्ट्रॉन्स। एटम के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और बाहर की तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। एटम का स्ट्रक्चर मत भूलना। अगर आप एटम के स्ट्रक्चर को जानते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको समझ में आने वाली है। मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगती है। किसके बीच में लगती है? दो चार्जेस के बीच में लगती है। चार्जेस कहाँ पाए जाएंगे? एटम के अंदर पाए जाएंगे। एटम कहाँ होते हैं? हर चीज एटम से मिलकर बनी है। हर चीज एटम से मिलकर बनी है। आपकी बॉडी हो, आपका फर्नीचर हो, आप जो कुछ आपके आसपास देख रहे हो, सब कुछ एटम से मिलकर बना है। ये मोबाइल फोन, ये ब्लैक बोर्ड, ये कैमरा, सब कुछ एटम से मिलकर बना है। ये बात समझते हो? एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। मैं बार बार इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए। यही तो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए। इतनी तो बात आप सब समझते हो। इतनी बात समझते हो तो अब ध्यान से अब आपको समझना है। ध्यान से समझना कि होता क्या है। दो एटम की कहानी पढ़ते हैं। किसकी कहानी पढ़ेंगे? दो एटम की कहानी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दो एटम की कहानी में होगा क्या। ठीक है, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं ये यहाँ पे। दो एटम की कहानी पढ़ते हैं। ये हो गया प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये इसके बाहर हो गए इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, ये दूसरा एटम है और फिर दूसरे एटम के मैंने बना दिए इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? दो एटम की कहानी को पढ़ लेते हैं। आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी। जब मैं बोलूंगा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, अरे फ्रिक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जब मैं बोलूंगा कि टेंशन फोर्स क्या है, टेंशन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। दुनिया की कोई भी फोर्स को जो आपने अब तक पढ़ी है, जो आपने पढ़ी है, ग्रेविटेशन फोर्स को छोड़ के, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को छोड़ के, वीक न्यूक्लियर फोर्स को छोड़ के, और एक या दो और फोर्स को छोड़ के, जितनी भी फोर्सेस आप जानते हैं सारी की सारी इस कैटेगरी में लाई करेंगी। जितनी भी फोर्सेस आप जानते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसीलिए आप समझ लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में होता है? दो चार्जेस के बीच में होता है। चार्जेस कहाँ होते हैं? एटम में होते हैं। एटम कहाँ होते हैं? सारे मैटर में होता है एटम। ठीक है, अब हम दो एटम की कहानी पढ़ रहे थे। ध्यान से देखो, दो एटम के बीच में होता क्या है। ध्यान से आपको देखना है, दो एटम के बीच में होता क्या है। आप सब जानते हो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है? अरे रिपेल करता है। अरे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ध्यान से देखो, दो एटम के बीच में होगा क्या? ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? क्या करेगा? रिपेल करेगा। ध्यान से देखना आपको, ये इधर गया और ये इधर गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। पॉजिटिव 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 इधर, वो पॉजिटिव उधर, रिपेल कर गया। ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे आपस में? ये भी रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, आप एक बात बताओ, ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अरे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है दो एटम के बीच में। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, अब बात समझ में आनी चाहिए आपको। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं, उसको आपको समझना है। दो एटम के बीच में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्या नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स अट्रैक्टिव होगी या फिर रिपल्सिव होगी? यही आपको समझना है। क्या नेट फोर्स, अरे दो एटम में नेट फोर्स अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी? अरे ध्यान से देखो, ये दो प्रोटॉन आपस में दूर दूर जा रहे हैं, आपस में दूर दूर जा रहे हैं। दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाना पसंद करेंगे, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो क्या आना पसंद करेंगे? पास आना पसंद करेंगे। तो नेट क्या होगा? नेट मतलब रिजल्ट क्या होगा? अरे रिजल्ट क्या होगा? कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? यही हमें समझना है। तो इसके तीन केसेस बनते हैं। क्या बनते हैं? तीन केसेस बनते हैं। अभी आपको समझना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मुझे फिर नहीं बोलना पड़ेगा कि टेंशन क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है।
स्प्रिंग फोर्स क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है? वेट फोर्स कौन सी है? वेट फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये कम ऑन, दोबारा से समझो, वेट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। अभी मैं आऊंगा वेट फोर्स के ऊपर, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ दो एटम की कहानी समझनी है। तो अब ध्यान से समझो, दो एटम के बीच में ये जो अट्रैक्शन हो रहा है, ये जो अट्रैक्शन हो रहा है और रिपल्शन हो रहा है, इसी को इंटर एटॉमिक फोर्सेस बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है बच्चों? इंटर एटॉमिक फोर्सेस। कहानी समझ में आई? इंटर एटॉमिक फोर्सेस बोला जाता है इसी अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्सेस को, जो दो एटम्स के बीच में लगती हैं, इसी को इंटर एटॉमिक फोर्सेस बोला जाता है। अब एक ध्यान से बात समझिए, अरे ये दो एटम है, दोनों एटम में अट्रैक्शन भी चल रहा है और रिपल्शन भी चल रहा है। नेट क्या होगा? नेट रिजल्ट का मतलब क्या है? सपोज करो ये एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी है, बकेट है, ये आपने इसके अंदर 10 लीटर पानी पहले डाला, 10 लीटर पानी आपने डाला इसके अंदर, प्लस का साइन, फिर आपने 5 लीटर पानी निकाल दिया, फिर 10 डाला और फिर 5 निकाल दिया, तो नेट क्या आया? अरे नेट पानी कितना है? 10 10 20, तो इसके अंदर डाला, निकला कितना? 10 निकल गया, तो नेट कितना बचा? इसके अंदर 10 लीटर पानी बचा। इतनी बात समझते हो? नेट रिजल्ट क्या है? तो इसमें इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो लग रही हैं, उसका नेट रिजल्ट क्या है? नेट बोले तो क्या अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा लग रही है या क्या रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा है? जो ज़्यादा होगा नेट वही लगे, ठीक है? तो ये हमें समझना होगा कि नेट क्या होगा। नेट, अब एक बात समझो, एक ऐसा डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, मतलब एक ऐसा डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे दो एटम्स के बीच में लगने वाली फोर्स जीरो हो जाए, उस डिस्टेंस को बोला जाता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। कहानी समझ रहे हो? ध्यान से देखो, बात किसकी चल रही थी? दो एटम की चल रही थी। किसकी बात चल रही थी? दो एटम की चल रही थी। आप सब जानते हो दो एटम के बीच में कौन सी फोर्सेस हैं? इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं। किसकी वजह से हैं? क्योंकि अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है। क्या ज़्यादा होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लग रही है तो नेट क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। रिपल्शन फोर्स ज़्यादा लग रही है तो नेट क्या होगा? रिपल्शन होगा। एक बात बताओ, ये दो एटम एक डिस्टेंस पे है, अगर दो एटम के बीच में लगने वाली फोर्स, अगर दो एटम के बीच में लगने वाली नेट फोर्स अगर जीरो है, अगर दो एटम के बीच में लगने वाली नेट फोर्स जीरो है, तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अरे ऐसी दूरी, दो एटम के बीच में ऐसी दूरी को इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोला जाता है जिस दूरी पे दो एटम में नेट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। अरे कहानी समझ में आ रही है? दो एटम पे नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? आर इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इस डिस्टेंस पे, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे नेट फोर्स दो एटम पे क्या होगी? जीरो होगी। मतलब क्या हुआ? पहले तो हमने देखा था ना, लाइक चार्जेस की वजह से दो एटम क्या होते थे? रिपेल होते थे। अरे लाइक बोले तो प्रोटॉन क्या करेगा? रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो मैंने इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स बना दी। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर रहे थे। एक ऐसा डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे अट्रैक्शन फोर्स बराबर रिपल्सिव फोर्स आ जाए, एक ऐसा डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे अट्रैक्शन फोर्स बराबर में रिपल्सिव फोर्स आ जाए, उस वाले डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोलेंगे। मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है? दूसरा सिनेरियो पढ़ते हैं, केस 2। केस तो बहुत सारे होंगे इसमें, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बराबर हो जाए, अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो जाए, ऐसा हर बार नहीं मिलेगा। लेट से मान लेते हैं ये जो R है, R इक्विलिब्रियम से भी कम हो गया। सोच के देखो क्या होगा अगर R, यहां पर क्या था? नेट फोर्स जीरो। ध्यान से सुनो, यहां पर नेट फोर्स जीरो था दो एटम्स में, ये दो एटम पास में आ गए, मतलब दो एटम्स पास अगर आ गए तो क्या होगा? नेट फोर्स जीरो तो नहीं होगा। यहां पे जीरो था ना, यहां पे क्या होगा? जैसे ही दो एटम्स पास आएंगे तो क्या होगा? जैसे ही दो एटम पास आएंगे, ये केस 2 मैं लिख देता हूं, यहां पे दो एटम पास आ गए। यहां पे मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? R क्या है? छोटा है। किससे? R इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम का डिस्टेंस ये था, लेकिन अब R क्या है? ये है। तो जैसे ही R इक्विलिब्रियम से छोटा होगा तो क्या होगा? ये रिजल्ट आपको याद रखना है। क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स क्या होगी?
अट्रैक्शन फोर्स से क्या होगी, ज्यादा होगी। रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा होगी। तो हमारा नेट फोर्स इस पे क्या आएगा, नेट फोर्स हमारा क्या आएगा, इसमें रिपल्शन आएगा। क्या आएगा, नेट फोर्स क्या होगा, रिपल्शन आएगा। अगर कोई चीज पास आ रही है तो ये नेचर में है, जस्ट बिकॉज ऑफ एटम्स, जस्ट बिकॉज ऑफ चार्जेस, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, वो दोनों एटम क्या करना पसंद करेंगे, दूर जाना पसंद करेंगे, दूर जाना पसंद करेंगे। मतलब उन दो एटम्स के ऊपर नेट फोर्स कैसी लग रही है, रिपल्सिव लग रही है, रिपल्सिव फोर्स लग रही है। तीसरा केस और देख लो यहां पे, तीसरा केस क्या है, तीसरा केस क्या है यहां पे, सपोज दो एटम है, सपोज दो एटम है, यहां पर आर क्या हो गया, आर इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो गया। मतलब दो एटम दूर जा रहे हैं, दो एटम अगर दूर जाएंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी किससे, रिपल्सिव फोर्स से क्या होगी, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी। मतलब क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगी, अरे नेट फोर्स क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। नेट फोर्स क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। एक एग्जांपल से समझा देता हूं, ध्यान से समझना, एक एग्जांपल से समझा देता हूं। आपने स्प्रिंग देखी है, सबने स्प्रिंग देखी है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, मैं अगर इसको कंप्रेस करूंगा, ये क्या है, अभी इक्विलिब्रियम पे है। अरे किस कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, रखी हुई स्प्रिंग इसी तरीके से आपको दिखेगी। लेट्स से अगर आप उसको कंप्रेस करते हो, अगर आप उसको कंप्रेस करते हो तो क्या होगा, अरे जैसे ही आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो कहां जाना पसंद करेगी, वो दूर जाना पसंद करेगी। जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मतलब क्या है, दोबारा समझो, अरे स्प्रिंग किससे बनी है, अरे सारी दुनिया एटम से मिलकर बनी है। स्प्रिंग तो क्या है, सारी दुनिया एटम से मिलकर बनी है, आप और मैं भी एटम से मिलकर बने हैं। ये बात समझनी होगी। तो स्प्रिंग में क्या है, एटम है, एटम है तो चार्जेस भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। ये स्प्रिंग किससे मिलके बनी है, एटम से मिलके बनी है। जैसे ही आपने इसको कंप्रेस किया, जैसे ही कंप्रेस किया तो जो स्प्रिंग के एटम है वो पास पास आना पसंद नहीं करेंगे, वो क्या करना पसंद करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करना पसंद करेंगे। इसीलिए स्प्रिंग क्या करती है, वापस दूर जाना पसंद करती है। वो कंप्रेस होना पसंद नहीं करती, वो क्या पसंद करती है, दूर जाए। उसके एटम्स क्या करना पसंद करते हैं, रिपेल करना पसंद करते हैं, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स आ जाती है। जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करता हूं तो स्ट्रेच में क्या होगा, एटम्स क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। एटम्स को दूर जाना भी पसंद नहीं है, ना ही पास आना पसंद है, ना ही दूर जाना पसंद है। ठीक है ना, बात समझनी होगी। एटम्स को ना दूर जाना पसंद है, ना पास आना पसंद है। उसको इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे रहना पसंद है, एक ऐसे डिस्टेंस पे रहना पसंद है जहां पर एटम्स के ऊपर लगने वाली फोर्स क्या हो जाए, अरे बराबर हो जाए, जीरो हो। नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। एटम्स पे लगने वाली फोर्स क्या होनी चाहिए, नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। स्प्रिंग के केस से आप इन चीजों को याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, दो फोर्सेस को हम कर चुके हैं। जब आप फिजिक्स को पढ़ेंगे, जब हम फिजिक्स को पढ़ेंगे तो जैसे जैसे फोर्सेस आती रहेंगी मैं उनके नेचर को आपको बताता रहूंगा कि इसका नेचर ग्रेविटेशनल है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरी फोर्स की तरफ। तीसरी फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके नाम से ही कुछ समझ में आपको आ रहा होगा। ये फोर्स कहां पर पाई जाएगी, ये फोर्स आप देखोगे न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कहां मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा आपको एटम में। कहां मिलेगा, एटम में। एटम में कहां, सेंटर पे मिलेगा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर होगा क्या, इस न्यूक्लियस के अंदर होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान से बात को समझना है। ये हो गया गोला एटम का। किसका गोला, एटम का। इस गोले के अंदर हो गया न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हो। अब ध्यान से देखो, क्या मैंने ये बोला कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होगा, ये तो आप पहले ही जानते हो। एक प्रोटॉन नहीं होगा, अरे बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे। एक प्रोटॉन नहीं होगा, बहुत सारे प्रोटॉन होंगे। अगर बहुत सारे प्रोटॉन होंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव है, दूसरा प्रोटॉन भी पॉजिटिव है। तो खुद सोचो, न्यूक्लियस के अंदर दो पॉजिटिव रखे हुए हैं, वो क्या नहीं हो रहे, रिपेल नहीं हो रहे। किसकी वजह से रिपेल नहीं हो रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। खुद सोचो, एटम के न्यूक्लियस को तो टूट जाना चाहिए, अरे पूरे एटम को ही टूट जाना चाहिए। ये फोर्स कितनी जबरदस्त होगी जो दो प्रोटॉन को बाउंड करके रखा हुआ है। जिसने दो प्रोटॉन को बाउंड करके रखा हुआ, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन उस रिपल्शन को कौन बाउंड करके बैठा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो एटम के अंदर होती है। एटम में भी न्यूक्लियस के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये बात हमें समझनी होगी। ठीक है, बाकी
न्यूक्लियर फोर्सेस को मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो कि क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब मॉडर्न फिजिक्स हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन फोर्सेस को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जस्ट मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में आपको एक आइडिया मिल जाए कि एग्जैक्ट ये होते क्या हैं। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो समझ में आएगा, जस्ट पुट योर एफर्ट्स, जस्ट पुट योर एफर्ट्स, समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स रह गया, वो भी न्यूक्लियस की ही फोर्स होती है, जब हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो हमने 4 फोर्सेस पढ़ी और देखा सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी फोर्स है। सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। मैं बताना भूल गया, न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, अगर ये 1 है, लेट्स से मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 कंसीडर कर लिया, 1 यूनिट कंसीडर कर लिया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगी, 10 की पावर -2 होगी, या फिर मैं बोलूं 1/100 होगी। मतलब इसका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का 1/100 क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियर क्या होगी, 10 की पावर -13 होगी, और जो सबसे वीकेस्ट होगी वो होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, 10 की पावर -39। सोचो ये 1 है और ये 10 की पावर -39 है, मतलब 1 बाय कितना, 1/10 की पावर 39। इसीलिए तो मैंने आपसे बोला था जस्ट अट्रैक्शन होता है, और वो अट्रैक्शन भी फील नहीं होता है। वो अट्रैक्शन फील इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत थोड़ी है। देखो कितनी वैल्यू का है, कितनी वैल्यू की है ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत छोटी होती है वो, 10 की पावर -39। ये कंपैरिजन है ये। अगर इसको 1 लेते हो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 आपने लिया तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगी 10 की पावर 39, 10 की पावर प्लस का 39। ये जस्ट एक कंपैरिजन है 4 फोर्सेस के बीच का, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जितनी भी फोर्सेस है मैं बोल देता हूं आपको, 99.9% जितनी भी फोर्सेस आप 11th-12th में पढ़ोगे, मेजॉरिटी फोर्सेस इसके अलावा सारी क्या होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होंगी। जैसे जैसे हम फिजिक्स को आगे बढ़ेंगे मैं आपसे एक एक फोर्स के बारे में डिस्कस करता चलूंगा। मेजॉरिटी फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होंगी। क्यों? क्योंकि सारी चीजें एटम से मिलकर बनी है। कहीं ना कहीं या तो एटम पास आ रहे होंगे या एटम दूर जा रहे होंगे, जिसकी वजह से हम फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। जहां एटम आ गया वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का आना लगभग तय हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फोर्सेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फोर्सेस, जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। ये जस्ट मैंने बेसिक आइडिया दिया था, आपको एक आइडिया मिल जाए फोर्सेस हैं क्या, कितने तरीके की फोर्सेस हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फोर्सेस। स्टार्ट करते हैं वेट फोर्स, ओके। ध्यान से आपको समझना है वेट क्या है। वेट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स with which earth pulls an object towards its center। ये बात ध्यान से हमें समझनी होगी। वेट क्या है, ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स है with which earth pulls an object टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ध्यान से आपको समझना है, मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। ये एक गोला है जिस पे हम रहते हैं, ये गोला है जिस पे हम रहते हैं, ये ही हमारी अर्थ है। सपोज इस पे कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो अर्थ की जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको हम वेट फोर्स बोलते हैं, अर्थ की ही ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट फोर्स बोलते हैं। ये वेट फोर्स क्या करेगी, ये वेट फोर्स हर उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। किसकी तरफ खींचेगी, सेंटर की तरफ खींचेगी। ध्यान से समझना, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया हुआ है कि वेट फोर्स डाउनवर्ड नहीं लगती है। हम जनरली क्या करते हैं, नीचे की तरफ बना देते हैं। हाँ, नीचे की तरफ तो होती है, लेकिन टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। अच्छा, अगर एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो कहाँ लगेगी, यहाँ नहीं लगेगी। दिस इज नॉट फेयर। कैसे लगेगी, टुवर्ड्स सेंटर लगेगी। वेट एक ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कौन लगाता है, अर्थ लगाता है। किसके ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर। उस जो फोर्स जो लगती है वो क्या काम करती है, उस बॉडी को टुवर्ड्स इट्स सेंटर खींचती है, पुल करती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये बात समझ में आ गई आपको। अगर कोई बॉडी यहाँ पे है तो सेंटर की तरफ लगेगी, चाहे कोई बॉडी यहाँ पर भी है तो भी कहाँ लगेगी, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। कैसी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या काम करती है, इट पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर।
ठीक है, बात समझ गए, ये बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे कि वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। वेट ऑफ अ बॉडी हम कैसे मेजर करते हैं? सपोज ये एक बॉडी है, इसका मास m है, तो अर्थ पे कोई भी बॉडी होगी उसका वेट हम कैसे मेजर करेंगे? mg। कैसे मेजर करेंगे? mg। अर्थ पे कोई भी बॉडी है, अर्थ पे कोई भी बॉडी है, उसका मास आपके पास होगा, इनटू में g से आप जब उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो निकल के आएगा वेट ऑफ अ बॉडी। वेट ऑफ अ बॉडी, वेट ऑफ अ बॉडी इज अ फोर्स। वेट ऑफ अ बॉडी क्या है? अरे वेट ऑफ अ बॉडी एक तरीके की फोर्स है। उस फोर्स का नेचर कैसा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ गए, बात समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ध्यान से, ये एक बॉडी m है। अब मुझे इसके ऊपर वेट फोर्स को बनाना है। मैंने अभी आपको बताया वेट फोर्स कहाँ लगेगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगी। ये m है, तो m इसका मास है, तो इसके ऊपर वेट फोर्स क्या होगी? mg होगी। क्या होगी इसके ऊपर? mg होगी। कहाँ को होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगी। क्लियर है, बात समझते हो? ठीक है, वर्टिकल प्लेन है, इस तरीके से एक वॉल है, ठीक है, इसके ऊपर एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स पे वेट फोर्स कहाँ लगेगी? इस बॉक्स पे वेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगी mg। जो नीचे की तरफ लग रही है, किसकी तरफ लग रही है? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये बात समझ गए आप? तो जो वेट फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगी। ये बात समझ रहे हो ना? ये क्या है? ये अर्थ है, ये इस तरीके से समझो, ये अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, तो इसका जो वेट होगा किसकी तरफ होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जो बात समझने की है वो यही है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये वॉल है, ये इस तरीके से था, ये अर्थ है, बॉक्स के ऊपर जो वेट फोर्स काम कर रहा है वो किसकी तरफ लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर है? इतनी बात समझ गए आप? अब ये एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, किसी भी प्लेन पे रखा हो, कैसे भी रखा हो, वेट फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा। ये क्या है? ये किस तरीके से है? ये एक ऐसे अर्थ है, इसके ऊपर कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, कैसे भी रख लो, डायरेक्ट आपको सेंटर से जोड़ना है, अर्थ के सेंटर से डायरेक्ट आपको जोड़ना है, बिल्कुल सीधा नीचे, बिल्कुल नीचे। ये देखो, तो वेट फोर्स कहाँ लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। आगे बढ़े, चलो। अब आगे आती है नॉर्मल रिएक्शन। कौन सी फोर्स आती है? नॉर्मल रिएक्शन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? इसके नाम में ही कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। रिएक्शन, रिएक्शन कैसा रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन, मतलब परपेंडिकुलर पे कुछ रिएक्शन हो रहा होगा, उसी को नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। दोबारा से समझो, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? ध्यान से समझो, इसके नाम में ही आप समझ सकते हो। नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पे कुछ क्या होगा? रिएक्शन होगा। अरे इतनी बात समझ में आई? रिएक्शन किस चीज का होता है? रिएक्शन हमेशा एक्शन का होता है। रिएक्शन हमेशा एक्शन का होता है। तो कुछ एक्शन होगा तो क्या होगा? रिएक्शन होगा। इतनी बात समझते हो? वो एक्शन कहां पे होगा? किसी बॉडी के ऊपर होगा, किसी सरफेस पे होगा। वही जिस सरफेस के ऊपर एक्शन होगा वही सरफेस क्या लगाएगा? रिएक्शन लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा? नॉर्मल डायरेक्शन में लगाएगा या फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? ये सरफेस है, इस सरफेस पे एक एक्शन किया जा रहा है। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा? एक परपेंडिकुलर रिएक्शन होगा। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर रिएक्शन होगा। ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझो। ये एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास m है, जिसका मास m है। ये एक सरफेस के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास m है। अरे तो क्या होगा? एक बात मुझे बता सकते हो? ये जो बॉक्स है इस सरफेस के अंदर क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाता? आपका जो टेबल है, चेयर है, जो फ्लोर पे रखे होते हैं, ये फ्लोर के अंदर क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाता? ये एक टेबल फ्लोर पे रखा होता है, ये फ्लोर के अंदर क्यों नहीं जाता? ये एक बॉक्स फ्लोर पे रखा हुआ है, ये इसके अंदर क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? मेरे को बता सकते हो? ये इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि अर्थ, ये जो सरफेस है, ये एक फोर्स लगा रहा है। ये इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि ये अंदर नहीं जा रहा है। इतनी बात समझते हो आप? और थोड़ा सा इसको हिंदी में समझें तो ये वाला बॉक्स इस सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। ये वाला बॉक्स इस सरफेस
के ऊपर क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। अब ये वाला सरफेस इस बॉक्स के ऊपर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ध्यान से समझो, ये इसके ऊपर करेगा एक्शन और ये इसके ऊपर करेगा रिएक्शन। इतनी बात समझ में आई तुम्हारे? मैं फिर बता रहा हूं, ये बॉक्स इस सरफेस के ऊपर एक्शन कर रहा है। मैं जिस फ्लोर पे खड़ा हुआ हूं, मेरी बॉडी का वेट इस फ्लोर के ऊपर एक एक्शन कर रहा है। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप ग्लास पे खड़े हो जाओगे तो आपका जो वेट होगा इस ग्लास के ऊपर एक्शन करेगा कि नहीं करेगा? अरे एक्शन करेगा। आपका जो वेट है वो वेट किसके ऊपर आएगा, ग्लास के ऊपर आएगा। मैं उसी को क्या बोल रहा हूं, एक्शन बोल रहा हूं। इतनी बात समझ में आती है? इस सरफेस के ऊपर ये बॉक्स कितना एक्शन कर रहा है, जितना एक्शन ये बॉक्स इस सरफेस के ऊपर कर रहा है, ठीक उतना ही रिएक्शन ये सरफेस इस बॉक्स के ऊपर दिखाएगा। ये सरफेस इस बॉक्स के ऊपर दिखाएगा। ये बात समझनी होगी, ये बात समझनी होगी। ये बिल्कुल इक्वल होगा। एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होगा, ना ज्यादा ना कम। जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। ये बात हमें समझनी होगी। अब बात ध्यान से समझो, क्यों ये नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल का मतलब ये है कि ये जो कांटेक्ट है, ये जो कांटेक्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ लेना, नॉर्मल रिएक्शन है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा या परपेंडिकुलर होगा। अरे तुम्हारी बात समझ में आ रही है कुछ? और समझ में आ रही है तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि समझ में आना ही चाहिए। बढ़ते हैं आगे। तो समझ के बाद जितना एक्शन उतना रिएक्शन इक्वल टू का साइन लगाया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, एक एक कर इनको डिस्कस करते हैं। बहुत ध्यान से समझना, नॉर्मल रिएक्शन का नेचर क्या होगा? अरे नेचर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। बहुत ही बड़ा लंबा नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होगा। इसके ऊपर बात कर लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन तो बनता है। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों होगा? अरे बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ध्यान से समझनी है आपको। एक बात बताओ, ये सरफेस है, ये एक बॉडी है। ये बॉडी किससे बनी है? एटम से मिलकर बनी है। ये बात समझनी होगी, मैं बार बार इस बात को रिपीट नहीं करूंगा। सारी दुनिया ही एटम से बनी है, सब कुछ एटम से बना है। ये बात आप समझ लो, सारी चीजें एटम से बनी है। ये बॉक्स भी एटम से बना है, अर्थ भी क्या है, एटम से बनी हुई है। अर्थ का जो सरफेस है एटम से मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है। खुद सोचो क्या होगा जब एक बॉक्स के एटम और जब अर्थ के जो एटम है ये पास पास आएंगे तो क्या होगा? खुद सोचो, अभी पढ़ के आए हो, बॉक्स के एटम और अर्थ के एटम अगर पास पास आएंगे तो क्या होगा? अरे बॉक्स के एटम और अगर अर्थ के एटम पास पास आएंगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। अपोज करेगा। अर्थ के एटम क्या करेंगे? अपोज करेंगे किसको? अरे बॉक्स के एटम को। रिपल्शन होगा। ये रिपल्शन क्या होगा? ये वाले एटम्स इसके ऊपर क्या लगाएंगे? रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, ताकि क्या हो, बॉक्स के एटम इसके पास ना आए। ये अपोज करेंगे, ये दोनों एटम्स क्या करेंगे? अपोज करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? अगर अपोज करेंगे, एटम्स अपोज करेंगे, यही तो फोर्स डेवलप हो रही है, जिसको मैं नाम दे रहा हूं नॉर्मल रिएक्शन का। कितना रिएक्शन होगा? जितना आप एक्शन कर रहे हो, इतनी ही कहानी है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर समझ में आ गया, क्योंकि एटम्स की बात है। जहां एटम्स है वहां चार्जेस होंगे, और जहां चार्जेस है वहां एक ही फोर्स होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? नॉर्मल रिएक्शन किस तरीके की फोर्स होगी? पुश फोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। अभी तो समझा। अरे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? पुश फोर्स होगा, पुश फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसी होगी? पुश फोर्स होगी। कैसी होगी? पुश फोर्स होगी। क्लियर है? इतनी तो बात आप समझते होंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। अरे इसको कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोला जाता है। इसको क्या फोर्स बोला जाता है? नॉर्मल रिएक्शन को कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोला जाता है। दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में आ गई ना, तो कॉन्टैक्ट में फोर्स लगेगी। ये वाला इसको जितना दबाएगा, ये वाला उसको उतना ऊपर की तरफ क्या करेगा? उसको पुश करेगा। एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी। कहां को? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट ने एक फोर्स लगाई, कहां को? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। मैंने आपको बताया था, जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगेगी? फोर्स लगेगी, जिसको कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोला जा सकता है, या फिर पुश फोर्स भी बोला जा सकता है, या फिर नॉर्मल रिएक्शन तो बोलेंगे ही। इतनी बात समझे तो आगे बढ़ते हैं। कैन नॉट पुल एन ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है, मैंने आपको इसलिए बोला था बराबर फोर्स लगती है। अरे ऐसा नहीं है कि
पुल इसको कर सके, ऐसा नहीं है। बराबर फोर्स लगेगी। ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मैंने पेन को रख दिया, ऐसा नहीं है ये सरफेस इस पेन को ऊपर उठा देगा, ऐसा नहीं है। जितना ये पेन इस सरफेस के ऊपर एक्शन कर रहा है, उतना ही ये हाथ इस पेन के ऊपर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। उतना ही अगर ज्यादा कर देगा ना तो ये हवा में उठेगा। ठीक है ना, हम अर्थ के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, अर्थ हमारे ऊपर उतना ही रिएक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, उतना ही रिएक्शन कर रहा है। अगर ज्यादा कर देगा तो फिर तो उठा देगा ऊपर, ज्यादा कर देगा फिर तो ऊपर उठा देगा। जितना एक्शन उतना रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में। कैन नॉट पुल एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उठा नहीं सकता, अदरवाइज तो फिर क्या कहने थे। ठीक है, रेंज क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज इनफाइनाइट थी, इन्फिनिटी तक थी रेंज ग्रेविटेशनल फोर्स की। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन की रेंज क्या होगी, आप खुद समझो। नॉर्मल रिएक्शन की रेंज क्या होगी, जीरो से कहां तक होगी, इन्फिनिटी तक होगी। कहां तक होगी, जीरो से इन्फिनिटी तक होगी। जीरो भी नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है। लेट्स से इसको ये टच ही नहीं कर रहा है तो क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगी। अरे अगर टच ही नहीं कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ होगा, अगर एक्शन ही नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ होगा, नहीं होगा, जीरो होगा। और मैक्सिमम कहां तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है। आप कितना ही भी एक्शन करो, कितना एक्शन करो, अगर वो उसको बियर कर पा रहा है नीचे का सरफेस, ठीक है, अगर वो उससे कांटेक्ट नहीं हट रहा है तो जितना आप एक्शन कर रहे हो उतना ही क्या होगा, रिएक्शन होगा। ये बात समझनी होगी आपको। तो इसकी रेंज कहां तक जा सकती है, जीरो से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज हो सकती है। जीरो भी हो सकती है। जीरो का मतलब क्या है, जीरो की दो कंडीशन बन सकती है, या तो कांटेक्ट में नहीं है या तो कांटेक्ट में नहीं है। दूसरा, कांटेक्ट में तो है लेकिन पुश नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं कर रहा है। समझते हो इसका एग्जांपल ध्यान से समझो, ध्यान से समझना होगा आपको। ये देखो ध्यान से, ये मैंने एक बॉल रख दी, ये मैंने इसके ऊपर एक बॉल रख दी, ये इस बॉल को बस टच कर रहा है। क्या कर रहा है, ये बॉल इस बॉल को जस्ट टच कर रहा है, लेकिन इसका वेट कहां होगा, नीचे की तरफ होगा। एक्शन किस वाले सरफेस पे हो रहा है, एक्शन इस वाले सरफेस में हो रहा है। ये इसके साथ कांटेक्ट में तो है लेकिन पुश नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं कर रहा है। आप किसी के कांटेक्ट में तो हो लेकिन आप कुछ एक्शन नहीं कर रहे हो तो रिएक्शन नहीं होगा। अरे एक्शन नहीं कर रहे हो तो रिएक्शन नहीं होगा। पुश करोगे किसी को तो रिएक्शन लोगे, पुश करोगे तो रिएक्शन होगा। ये वाली बॉल इस साइड वाली बॉल को पुश नहीं कर रही है, ये वाली बॉल नीचे वाले सरफेस को पुश कर रही है। नीचे वाला सरफेस इस बॉल के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। जितना एक्शन उतना रिएक्शन। तो बात इतनी तो समझते हो, आप समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे की बात करते हैं। दिस इज अ सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है, 100 किलो एक्शन किया तो 100 किलो ही रिएक्शन मिलेगा, 200 किलो एक्शन करोगे तो 200 किलो रिएक्शन मिलेगा। सेल्फ एडजस्टिंग है। 5 किलो दबाओगे तो 5 किलो रिएक्शन देगा, 5 न्यूटन से दबाओगे तो 5 न्यूटन का रिएक्शन मिलेगा, 500 न्यूटन से दबाओगे तो 500 न्यूटन का रिएक्शन मिलेगा। सेल्फ एडजस्टिंग है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहां लगता है, जब कोई कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट होगा या फिर कहीं कोई एक्शन होगा तो क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। कांटेक्ट में भी ये वाली बात याद रखनी है, जरूरी नहीं है कांटेक्ट है तो एक्शन हो रहा होगा। कांटेक्ट है लेकिन पुश फोर्स नहीं है। कांटेक्ट है इस वाली बॉल से लेकिन उसको ये बॉल पुश नहीं कर रही है, कोई एक्शन नहीं कर रही है, कोई एक्शन नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। और अगर एक्शन गलती से हो गया तो रिएक्शन होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और कहां से रिएक्शन होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होगा। कहां से होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होगा। एंड ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये पुल फोर्स है या पुश फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है हमारी, पुश फोर्स है। ये पुश करेगी, पुल नहीं कर सकती, ये पुश करेगी आपको, उस ऑब्जेक्ट को ये पुश करती है जो इसके ऊपर एक्शन कर रहा होता है, पुश करेगी, उसको उठा नहीं देगी। ठीक है ना, सेल्फ एडजस्टिंग है, इक्वल होगा, जितना एक्शन उतना रिएक्शन। इतनी कहानी मैं समझता हूँ नॉर्मल के लिए काफ़ी है। ठीक है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इतनी कहानी बहुत है। ठीक है, आपके इस कहानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे नॉर्मल रिएक्शन के जो भी क्वेश्चन आता है। आइए अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक
ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको नॉर्मल फोर्स निकालनी है, फाइंड एन, एन बोले तो नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, 10 kg का मास रखा हुआ है एक सरफेस के ऊपर। मैंने आपको बताया अगर किसी सरफेस के ऊपर 10 kg का अगर बॉक्स रखा हुआ है, 10 kg का अगर बॉक्स रखा हुआ है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ ये बॉक्स क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, उसको वेट फोर्स बोलेंगे, या फिर मैं एक्शन बोल दूं, अरे ये इस सरफेस के ऊपर 10 किलो का बॉक्स रखा हुआ है, वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ एक्शन कर रहा है। कितना एक्शन होगा, 10G। अरे इस बात से समझते हो सब, ये बॉक्स इस सरफेस के ऊपर कितना एक्शन कर रहा है भाई, एक्शन का मतलब बोले तो कितना वेट लगा रहा है, कितना वजन लगा रहा है, वेट लग रहा है ना, इस सरफेस के ऊपर कुछ एक्शन हो रहा है ना। ये वाला बक्सा इस सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, 10G फोर्स लगा रहा है। ये 10G फोर्स लगा रहा है तो ये सरफेस इस ऊपर कितना लगाएगा, अरे ये भी तो 10G लगाएगा, ये भी तो 10G लगाएगा, मैंने बताया था ये भी तो 10G लगाएगा। एन कितना लगाएगा, 10G लगाएगा। जितना एक्शन उतना क्या रिएक्शन, जितना एक्शन उतना क्या रिएक्शन। ठीक है, इस बॉक्स ने 10G एक्शन किया तो इस सरफेस ने इसके ऊपर क्या लगा दिया, रिएक्शन 10G लगा दिया। क्लियर है, बात समझ गए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये M है, ये M है, तो ये सरफेस देख रहे हो, इस वाली वॉल के साथ ये कनेक्टेड तो है, ये टच तो है, लेकिन इस वाली वॉल के ऊपर कुछ इसका एक्शन नहीं होगा। खुद एज्यूम करके देखो, इसका पूरा का पूरा वेट, पूरा का पूरा एक्शन, पूरा का पूरा लोड किसके ऊपर है, इस वाले सरफेस के ऊपर है। अरे इस बक्से का पूरा लोड इस वाले सरफेस के ऊपर है, बोले तो mg इसने किया इसके ऊपर एक्शन, तो ये सरफेस इसके ऊपर करेगा mg रिएक्शन। अरे सिंपल सी कहावत है, सिंपल से कहना है कि जितना एक्शन उतना ये इसके ऊपर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। क्लियर है बात, जितना ये इस सरफेस के ऊपर एक्शन करेगा उतना ये सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। क्लियर है बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से उठाया है। आओ थोड़ा सा और इसको क्वेश्चंस को करते हैं। देखो ध्यान से, ये कुछ दिख रहा है आपको, ये कोन है, कोन में अगर आप एक इस तरीके से एक सर्कुलर बॉल को आप डालोगे तो कुछ इस तरीके का दृश्य आपको दिखेगा तो क्या होगा, खुद ध्यान से देखो। ये ब्लॉक, ये जो बॉल है ये कोन के इन सरफेसेस पे टिकी हुई है, हाँ कि ना। अब मुझे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दो, नॉर्मल रिएक्शन बतानी है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लगेगी, मैंने आपको बताया था नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगती है। कब, अगर कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक्शन हो रहा हो तब। अरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर एक्शन होगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रिएक्शन होगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। खुद मुझे बताओ कि इस बॉल का वेट कहाँ को होगा, नीचे को लगेगा, बिल्कुल नीचे को लगेगा। मैं इधर डिस्कस कर चुके हैं, अर्थ हर ऑब्जेक्ट को एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने सेंटर की तरफ पुल करता है। अर्थ हर दुनिया के ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल करता है, ये बात समझनी होगी। तो मैं मान लेता हूं अर्थ नीचे ही है, कहीं नीचे ही है, ठीक है, अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना, ऑब्वियस है नीचे अर्थ ही होगी, ठीक है, हवा में तो ये सब चीज नहीं होगी पॉसिबल, ठीक है। तो अर्थ होगी तो ये इसका वेट कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, mg होगा। अब खुद देखो ध्यान से, इस mg वेट को बियर कौन कर रहा है, ये जो mg वेट लग रहा है, इस mg वेट को बियर कौन कर रहा है, कौन सह रहा है इस mg वेट को। अरे बच्चों, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही सहेंगे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही इस mg वेट को बियर करेंगे। तो यहां पर 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब कि 2 नॉर्मल रिएक्शन होंगी। अरे 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक्शन हो रहा है तो 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। उन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक्शन कितना हो रहा है, ध्यान से बात समझनी होगी। यहां दिख रहा है ना, n1 + n2 किसके बराबर होगा, यहां पे mg के बराबर होगा, ये बात समझनी होगी। इस वेट को बियर कौन कर रहा है यार, जहां पर कांटेक्ट हो रहा है वही तो इस mg को बियर कर रहा है। अरे हाँ कि ना, 2 नॉर्मल रिएक्शन होगी, n1 और n2 किसके बराबर होंगी, अरे जितना यहां पर एक्शन हो रहा है वो एक्शन कौन कर रहा है, इस बॉल का वेट एक्शन कर रहा है। इस बॉल का वेट जो है इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर एक्शन कर रहा है, तो यही दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिएक्शन करेंगे नॉर्मल डायरेक्शन में। ये देखो नॉर्मल डायरेक्शन, तो n1 + n2 किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो गया। यहां पर 2 नॉर्मल रिएक्शन है, समझ लो, सिंपल फंडा है, जितना एक्शन उतना रिएक्शन। अरे कितना एक्शन कर रहे हो यार, उतना रिएक्शन होगा।
ठीक है ना, ये बात समझे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये बॉल है, कुछ इस तरीके का दृश्य है, कुछ इस तरीके का दृश्य है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ध्यान से देखो, ये बॉल है, ये कुछ इस तरीके के एजेस हैं, कुछ इस तरीके के एजेस हैं। तो इस बॉल का वेट कहाँ होगा? अरे नीचे होगा। बॉल का वेट तो नीचे होगा। ध्यान से समझिए, इस बॉल के वेट को कौन रोके हुए है? ये दो कांटेक्ट रोके हुए हैं, एक का नाम N1, एक का नाम N2। अगेन N1 प्लस N2 इज mg, अगेन N1 प्लस N2 इज mg। बिल्कुल बात सिंपल है बच्चों, जितना एक्शन उतना रिएक्शन, सिंपल। ठीक है, अब तक बात बैठ जानी चाहिए। सुनने से बात बैठती है। मैं जो 10 बार बोल रहा हूं वो इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप सुने और सुनने के साथ आपके दिमाग में बात बैठ जाए। अदरवाइज एक बार बोल के भी खत्म किया जा सकता था, एक बार बोल के भी खत्म किया जा सकता था। दिस इज पॉसिबल। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास एक कंडीशन है, इफ n इज 0, अगर n 0 है बोले तो नॉर्मल रिएक्शन 0 है, देन पॉसिबिलिटीज आर, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। मैंने तो बताया, या तो नो कांटेक्ट या तो नो कांटेक्ट। कांटेक्ट ही नहीं है तो n 0 होगा ही होगा। अगर कांटेक्ट ही नहीं है तो n 0 होगा ही होगा, या फिर कांटेक्ट है, ये व्हाट्सएप की भाषा में है लिख दिया मैंने, व्हाट्सएप की भाषा में मैंने इसको है लिख दिया है। कांटेक्ट है बट नॉट पुशिंग। कहानी समझ में आ रही है तुम्हारे? बट नॉट पुशिंग। इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई ना? कांटेक्ट तो है लेकिन पुश नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कांटेक्ट तो है लेकिन पुश नहीं कर रहे हैं। कांटेक्ट तो है लेकिन पुश नहीं कर रहे हैं। कोई रिएक्शन होगा? नहीं होगा। आपके फ़ोन में कॉन्टेक्ट्स में 100 नंबर है लेकिन डायल नहीं हो रहे हैं 50। क्या 50 से रिएक्शन होगा? कुछ नहीं होगा। अरे तुम्हारे फ़ोन में 100 नंबर है, 50 पे तुम डायल नहीं करते हो, कोई एक्शन नहीं करते हो, क्या रिएक्शन आएगा वहाँ से? कम ऑन। मैसेज नहीं भेजते हो, व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग नहीं करते हो, क्या वहाँ से गुड मॉर्निंग आएगा? कह रहे हो सर अच्छा वहाँ से आएगा? हाँ, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, रिएक्शन पॉसिबिलिटी है भाई वहाँ से आ जाए, लेकिन जनरली नहीं आएगा। आप कोई एक्शन नहीं कर रहे हो तो सामने वाला रिएक्शन नहीं करेगा, सिंपल। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल के एग्जाम्पल्स और इसके एग्जाम्पल्स कई बार रिलेट हो भी जाते हैं, कई बार नहीं होते हैं। ठीक है, तो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, सारी संभावनाओं को लेके चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं यही था कि नो कांटेक्ट और या तो कांटेक्ट है बट नॉट पुशिंग, तो ये कंडीशंस हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। ध्यान से देखो, इंक्लाइन प्लेन, ये थीटा है, ये एक मास रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, m जिसका मास है। तो क्या होगा? आप सब जानते हो, चाहे कैसे भी कोई रखा हो, उसका जो वेट होगा बिल्कुल क्या होगा? नीचे की तरफ होगा, टुवर्ड्स सेंटर। नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन टुवर्ड्स सेंटर होगा। मान लेते हैं ये अर्थ पे ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो वेट होगा बिल्कुल नीचे की तरफ होगा। कोई दिक्कत किसी को भी? mg, कोई दिक्कत? बिल्कुल नीचे की तरफ होगा mg, ठीक है, होगा। ठीक है, ध्यान से। अच्छा, हमें क्या निकालना है इसके ऊपर? नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। याद रहे आपको, हम क्या निकाल रहे हैं इसके ऊपर? नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान से देखना, नॉर्मल रिएक्शन मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक्शन निकाल दो। mg कहाँ को होगा? बिल्कुल नीचे की तरफ होगा। ये थीटा तो ये 90, समझ में आता है? ठीक है, ये 90, ये थीटा तो ये कितना 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान से देखो, ये बॉक्स है, इस वाले सरफेस के साथ क्या बना रहा है? ये कांटेक्ट बना रहा है। तो मैंने क्या बताया था? जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? रिएक्शन होगा। इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? अरे रिएक्शन होगा, जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये क्या होगा? नॉर्मल होगा। कुछ समझ में आ रही है कहानी? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही है और परपेंडिकुलर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का इसी डायरेक्शन में होगा। जी हाँ, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में होगा। कुछ ऐसे बना रहे होंगे, नहीं, परपेंडिकुलर बनाना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो परपेंडिकुलर होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मल मैंने बना लिया, ड्रॉ कर लिया। अच्छा, ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है। आप एक बात बताओ, इस लाइन को मैं आगे की तरफ ले आता हूँ, इस लाइन को मैं आगे नीचे की तरफ ले आता हूँ। ये देखो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। मैंने इसको सीधा ड्रॉ कर लिया। अरे कर सकते हैं ड्रॉ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये कुछ ध्यान से दिख रहा है आपको? ये वाला
ये क्या बना रहा है, 90 बना रहा है। ध्यान से देखो, ये मैंने बहुत बड़ा बड़ा बनाया मैंने, ये वाला ये 90 होगा, ये पूरा 90 है। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, ये वाला एंगल पूरा 90 माइनस थीटा है, ये वाला 90 माइनस थीटा है, ये पूरा 90 है। तो ये कितना हो गया, अरे थीटा हो गया। दोबारा से समझ लो, ये वाला एंगल 90 है, ये देखो ये वाला एंगल कितना है, 90 है। ये देखो ना, नॉर्मल और ये सीधी लाइन जा रही है। ये वाला एंगल कितना है, 90 है, ठीक है। और ये वाला क्या जा रहा है, ये वाला 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप, बिल्कुल आराम से मैंने बताई ये बात आपको कॉपी पेंसिल लेना, जैसे जैसे मैंने बनाया आपको दिखेगा। ठीक है, ये 90 दिखेगा, ये 90 दिख गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो 90 माइनस थीटा में क्या जोड़े जो 90 आ जाए, 90 माइनस थीटा में अगर थीटा जोड़ोगे तो ही तो 90 आएगा। अरे ये देखो, ये 90 है पूरा, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटा होगा। तो आगे से आपको याद रखना है, ये बार बार मैं इस तरीके से नहीं करूंगा, मैं सीधा थीटा जो यहाँ होगा वही एंगल यहाँ पे होगा। ये बात समझ लेना, जो थीटा यहाँ पे होगा वही थीटा यहाँ पे होगा, जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे होगा। ये क्लियर बात समझनी होगी आपको। ये अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 हो गया, ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। एक बात बताओ, ये एक फोर्स है, वेट इज अ फोर्स, पहले ही बात पक्की हो चुकी है। वेट क्या है, एक फोर्स है जिसको हम mg से डिनोट करते हैं, mg से उसको लिखते हैं। ठीक है, ये एक फोर्स है। ये वाला फोर्स वेक्टर की, जिसने वीडियो नहीं देखी है, वेक्टर में मैंने कंपोनेंट्स निकालना सिखाया हुआ है आपको, अब उसका यूज यहाँ पे होगा। ध्यान से, आपको जिसने वेक्टर की वीडियो नहीं देखी है, वेक्टर की वीडियो जाके देखे, उसमें बिल्कुल बेसिक से उसमें सारी कंपोनेंट्स वगैरह क्या होता है वो सब बताया हुआ है। ये वेट फोर्स है, इस वेट फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना, अरे ये थीटा, ये mg, तो ये कितना हो गया, ये वाला कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अरे ये mg इस वाले एक्सिस के साथ बना रहा है mg और बीच का एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg cos थीटा। क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। ये mg cos थीटा तो परपेंडिकुलर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। इतनी बात समझनी होगी आपको। ये mg है, mg इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, इसके साथ थीटा बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना, mg cos थीटा। कंपोनेंट क्या होता है, अरे फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वाली फोर्स का असर इस डायरेक्शन में कितना, दैट इज mg cos थीटा। कितना असर, mg cos थीटा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में असर कितना, mg sin थीटा। इतनी बात हमें समझ में आती होगी। जिसको वेक्टर के बारे में जानकारी नहीं है, वेक्टर की वीडियो देखे, स्टार्टिंग में मैंने कंपोनेंट्स के बारे में बताया हुआ है, वहां पर बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगी कि कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको इतना बोला था ना, अब हमारा काम आसान हो गया है, सिंपल कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अब ध्यान से देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक्शन कितना, अरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक्शन कितना हो रहा है, mg cos थीटा हो रहा है। ध्यान से देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पे एक्शन कितना हो रहा है, एक्शन हो रहा है mg cos थीटा, mg cos थीटा। एक्शन mg cos थीटा, तो रिएक्शन भी कितना आएगा, mg cos थीटा। ये बात आपको समझनी होगी। तो मैंने इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन निकालना आपको बता दिया है, कितना होगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा। ध्यान से आपको समझनी होगी बात। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हाँ दिख रहा है ना, चलो ये बॉक्स है 20, नीचे की तरफ कितना, 20 जी। कोई दिक्कत नहीं। नीचे की तरफ इसका वेट 20 जी लग रहा है और ऊपर से 10 न्यूटन और लग रहा है। अरे ध्यान से समझो, तो टोटल एक्शन कितना हो गया, अरे इस सरफेस के ऊपर टोटल एक्शन कितना हो गया, 200 प्लस में 10 तो कितना आ गया, 210 न्यूटन। तो इसके ऊपर एक्शन 210 है, तो इसके ऊपर रिएक्शन कितना होगा, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, 210। क्लियर है बात? इसके ऊपर एक्शन कितना, अरे 200 प्लस में 10 और ऊपर से दबा रहे हो तो कितना हो गया, 210 न्यूटन हो गया। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ये देखो ध्यान से, इसके ऊपर कितना एक्शन, 20 जी, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ये 10 जी इसके ऊपर एक्शन को बढ़ा रहा है या 10 जी एक्शन को कम कर रहा है, ये बात समझनी होगी। क्या 10, ये जो 10 जी कह रहा हूं, सॉरी 10 न्यूटन, क्या 10 न्यूटन इस बार एक्शन को बढ़ा रहा है या एक्शन को कम कर रहा है? ध्यान से समझना है तुम्हें। 20 जी वेट की वजह से हो गया और 10 क्या हो गया, हम उसको पुल कर रहे हैं, हम उसको ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस सरफेस को थोड़ा सा फायदा हो गया, थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया भाई। अब इसके ऊपर एक्शन कितना हो रहा है, इसके ऊपर एक्शन हो रहा है 20 × 10 200 माइनस में कितना
10 तो कितना आ गया 190। क्या हो रहा है सरफेस के ऊपर एक्शन हो रहा है, जितना एक्शन उतना क्या होगा, उतना होगा रिएक्शन। क्या होगा, उतना होगा रिएक्शन। क्लियर है बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फाइंड नॉर्मल एट ईच सरफेस। हर सरफेस पे एक क्या निकालना है आपको, नॉर्मल निकालना है। ध्यान से देखते हैं, नॉर्मल निकालना है हर सरफेस पे। एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, चार सरफेस। चार सरफेस आपको दिख रहे हैं। ठीक है नॉर्मल निकालते चलो स्टार्ट करते हैं। इस वाली पे, अरे इस वाले सरफेस पे एक्शन कितना, इस वाले सरफेस पे एक्शन कितना, एक्शन बोले तो कौन एक्शन करेगा, ये वाला एक्शन करेगा खाली। इस सरफेस पे एक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, ये 1 kg। अरे ये 1 kg कितना एक्शन करेगा, ये कितना एक्शन करेगा, 1g एक्शन करेगा। तो जितना एक्शन उतना रिएक्शन, तो इसका n1 हो गया 1g। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ n2 निकालने के लिए। इस वाले सरफेस के ऊपर, इस वाले सरफेस के ऊपर कितना एक्शन हो रहा है, अरे 2 kg है और 1 kg है, 2 + 1 3, 3g हो गया। 3g इसके ऊपर एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन कितना 3g। कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर एक्शन कितना हो रहा है, इसको कितना दबाया जा रहा है इस सरफेस को, 3 और 2 5 और 1 6, तो n3 कितना हो गया 6g। अरे इस वाले सरफेस के ऊपर कितना दबाया जा रहा है, 6g दबाया जा रहा है ना। आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया 6g हो गया। ठीक है इस वाले सरफेस के ऊपर कितना है, इस वाले सरफेस के ऊपर क्या, 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इसके ऊपर 10 एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन कितना हो गया n4 हो गया 10g। कोई दिक्कत, देखो ध्यान से, ये स्लेट से मान लेते हैं 20। ठीक है ये फोर्स है 40 न्यूटन 60 डिग्री पे लग रहा है, 20 न्यूटन 30 डिग्री पे लग रहा है। हमें नॉर्मल बताना है फ्रॉम द ग्राउंड। फाइंड नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड, कि ग्राउंड वाले सरफेस से नॉर्मल कितना लग रहा है, किसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर एक एक्शन कर रहा है, एक्शन करेगा तो रिएक्शन होकर ही रहेगा। ठीक है एक्शन करेगा तो रिएक्शन होकर ही रहेगा, ये लॉ है, ये नेचर का लॉ है, एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है चलो कितना एक्शन कर रहा है इसके ऊपर ध्यान से देखते हैं। 40, इसका इस 40 का असर इस तरफ कितना 40 cos 60 और इस तरफ कितना 40 sin 60। कोई दिक्कत नहीं, 40 sin 60। अब ध्यान से देखो, इसका 20 cos 30 और ये कितना 20 sin 30। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देख लो, इस बॉक्स के ऊपर दो ऊपर की तरफ फोर्सेस लग रही हैं, 40 sin 60 एंड 20 sin 30। 20 sin 30 कितना होता है, मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। 20 sin 30 होता है 20 इंटू में हाफ, तो कितना आ गया 10 आ गया। और ये 40 sin 60 कितना होता है 40 इंटू में √3/2, तो ये कितना हो गया 20 √3 हो गया। तो नॉर्मल कितना लगेगा, खुद ध्यान से समझो, ध्यान से समझना नॉर्मल कितना लगेगा। ये दोनों ऊपर की तरफ आ गई, ये फोर्सेस, ये वाली और ये वाली फोर्सेस क्या आ गई ऊपर की तरफ, इसको पुल कर रही हैं ये वाली दोनों फोर्सेस। ठीक है अब बात ध्यान समझो, इस बॉक्स को नीचे की तरफ कौन धकेलेगा, इसका वेट दैट इज 20g, दैट इज 20g इज इक्वल्स टू 200 होगा। बस हिसाब किताब कर दो। इस सरफेस के ऊपर एक्शन कितना हो रहा है, इस सरफेस के ऊपर एक्शन हो रहा है 200, लेकिन ये वाली फोर्सेस क्या करेंगे, इस सरफेस पे एक्शन बढ़ाएंगी या कम करेंगी। अरे ये वाली दोनों फोर्सेस इस सरफेस के ऊपर एक्शन को बढ़ाएंगी या कम करेंगी, मुझे इतना बता दो। ये वाली दोनों फोर्सेस इस सरफेस के ऊपर एक्शन को कम करेंगी, एक्शन कम होगा तो रिएक्शन कम होगा। माइनस कर दो 10 और -20 √3। यही आपका आंसर हुआ, यही आपका नॉर्मल रिएक्शन हुआ। इस सरफेस के ऊपर कितना एक्शन मतलब 200 तो उसका वेट हो गया, लेकिन आपने माइनस क्या कर दिया, ये जो ऊपर की तरफ क्या लग रही हैं फोर्सेस लग रही हैं, जो एक्शन को क्या कर रही हैं कम कर रही हैं। एक्शन कम तो रिएक्शन कम हो गया। 200 में से मैंने माइनस कर दिया, ये दोनों फोर्सेस को माइनस कर दिया, तो इसके ऊपर क्या रिएक्शन आ गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगाते हैं दिमाग, करें शुरू। देखो नॉर्मल के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल के लिए हम एक्शन को पहले निकालेंगे। देखो वही डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये वाली फोर्स नीचे mg बोले तो 10g, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। वेट फोर्स नीचे की तरफ होता है 10g हो गया। ठीक है ये रहा कांटेक्ट, तो नॉर्मल कैसे बनेगा, नॉर्मल ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत। ठीक है कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, इतनी बात क्लियर है। तो आप जानते हो ये वाली लाइन ऐसे जाएगी,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया आगे, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना है। ये जो 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, देखो किस तरीके से लग रही है, हॉरिजॉन्टली लग रही है, ऐसे लग रही है। ये 20 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो परेशान नहीं होना है, इसी डायरेक्शन में बनाना है। ये देखो, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत। आप सब जानते हो ये 53, तो ये भी 53, नहीं एक्सप्लेन करना। थीटा ये, तो ये भी थीटा, ये 53 है तो ये भी 53 आ गया। अब ध्यान से देखना है हमें, हम इसका कंपोनेंट, इस 10g का कंपोनेंट इसके अलोंग कितना होगा, 10g cos 53। कोई दिक्कत नहीं। इस 10g का असर इस डायरेक्शन में कितना, 10g cos 53, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, अरे इधर कितना हो जाएगा, 10g sin 53, 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है 90 डिग्री। चलो ये 90, ये 53, तो ये कितना, अरे ये कितना बच्चों, ये हो गया 37 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात ध्यान से समझनी है तुम्हें, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। इस वाली फोर्स का असर, इस 20 न्यूटन का असर इस डायरेक्शन में कितना आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है 20 cos 37। तो 20 न्यूटन का इस डायरेक्शन में असर कितना, 20 cos 37, और इस वाली 53 का कितना, 10g cos 53। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, cos 37 कितना होता है, cos कितना होता है 4/5, तो ये कितना आ गया 16, और ये कितना होता है 10g cos 53 कितना होता है, cos 53 होता है 3/5, ये कितना हो गया 60, तो ये कितना आ गया 76 न्यूटन। 76 न्यूटन अगर एक्शन है तो रिएक्शन कितना होगा, रिएक्शन होगा बच्चे 76 न्यूटन। इतनी सी बात थी, आपको समझनी होगी, ठीक है, इतनी सी बात थी, आपको समझनी होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा, ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया, अब एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन हमारा आ गया है, अब एक्सेलरेशन कितना होगा, ध्यान से समझना है। मैंने ये वाली फोर्स नहीं बनाई है, ध्यान से देखना। 20 न्यूटन का मैंने ये वाला कंपोनेंट तो बना लिया, 20 cos 37, अरे ध्यान से समझो, 20 न्यूटन का मैंने ये वाला कंपोनेंट तो बना लिया 20 cos 37, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट भी तो बनाना पड़ेगा, 20 sin 37। बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। 20 sin 37 कितना होता है, ध्यान से देख लो यहाँ पे, 20 इंटू में sin 37 कितना होता है, sin 37 होता है 3/5, कितना होता है 3/5, कितना निकल के आया 12 निकल के आया। इतनी बात समझ गए ना। अरे 20 न्यूटन थी ना, 20 न्यूटन इधर लग रहा था, तो 37 डिग्री ये था, तो 20 न्यूटन का असर इसके अलोंग तो मैंने लिख लिया 20 cos 37, लेकिन इस 20 न्यूटन का असर वर्टिकल भी तो बनाना पड़ेगा, 20 sin 37, जो कि कितना हो गया 20 इंटू 3/5, कितना आ गया 5 4 से 20, 4 से 12 आ गया, ठीक है। इधर 12 आ गया। आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 को मैं 10g मैंने 100 लिख दिया, 4/5 कितना आ गया 20 इंटू में 4 80, और ये 12, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक बात ध्यान से देखो। इस ब्लॉक के ऊपर, ये देखो, ये ब्लॉक मैं रिजल्टेंट बना देता हूँ, इस ब्लॉक के ऊपर ये ब्लॉक है, नीचे कितना 80 और ऊपर कितना 12, कोई दिक्कत। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, एक्सेलरेशन निकलता है सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय नेट मास। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेलरेशन आपको किस तरीके से निकालना है। अभी के लिए ये याद रखो, सपोर्टिंग फोर्स, इस ब्लॉक को चलने के लिए कौन सपोर्ट कर रहा है, 80 सपोर्ट कर रहा है। अपोज कौन कर रहा है इस ब्लॉक को चलने के लिए, दैट इज 12 बाय नेट मास कितना है ब्लॉक का 10/10, तो कितना आ गया, 80 में से 12 गया तो कितना बचता है 68 by 10, 68/10, that is 6.8. Acceleration is 6.8. Acceleration is 6.8. क्लियर है बात बहुत सिंपल है, ठीक है।